हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कवित्री महादेवी वर्मा की एक कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से को लेकर उपस्थित हूँ। कविता को आरंभ करने से पहले मैं कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो चलिए पहले महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ कौन हो गए? महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1987 को हुई। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत में एमए किया और वहीं पर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या के रूप में नियुक्त हुई और बाद में वे वहाँ की कुलपति भी बनी। अब चलिए उनकी कुछ रचनाओं को जानते हैं। तो काव्य के क्षेत्र में क्या है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा। दीपशिखा और यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। गद्य के क्षेत्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और पथ के साथी, ये प्रमुख हैं। निबंध के क्षेत्र में उन्होंने लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता। महादेवी वर्मा की कुछ कहानी आप लोगों ने अवश्य पढ़ी होगी क्योंकि उनकी कहानी इतनी मार्मिक कहानी है, हृदय को छू लेने वाली कहानी है। मैं कुछ कहानियों के नाम आप लोगों को बताती हूँ। हो सकता है आप लोगों ने ये कहानी अवश्य पढ़ी होगी। उनकी कहानी एक है सोना, एक और कहानी गिल्लू। गिल्लू गिलहरी की कहानी है। मोर पर आधारित कहानी है उनका नीलकंठ। गाय पर आधारित कहानी एक है गौरा गाय। और इसी तरह एक और कहानी है घीसा। ये प्रत्येक कहानी आपके हृदय को छू लेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिन कहानियों का नाम बतलाया है आप लोगों ने अवश्य कोई ना कोई कहानी पढ़ी ही होगी। तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बतलाना चाहती हूँ। अब इनकी भाषा के बारे में देखें। इनकी भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है जो मधुरता, तरलता, गुणों से संपन्न है। इसके साथ ही साथ मार्मिकता जैसे गुण भी इनकी भाषा में पाए जाते हैं। चित्रात्मकता जो है इनकी भाषा का विशेष गुण है। अब चलिए कविता की तरफ। कविता का शीर्षक धीरे धीरे उतर क्षितिज से। मैंने कविता को अधिकांशतः कई भागों में समझाया है, तो इस कविता को भी मैं एक ही बैठक में नहीं समझाऊंगी। इस कविता को मैं 4 भागों में समझाऊंगी ताकि आप प्रत्येक भाग को अच्छी तरह से समझें, प्रत्येक भाग में आए हुए कठिन शब्दों को जानें और उसके बाद उसके अर्थ को भी समझें। तो ये तय है कि इस कविता को मैं 4 भागों में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं इस कविता के प्रथम भाग को पढ़ाऊंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कविता को मैंने किस प्रकार से भागों में विभक्त किया है। तो चलिए मैं आज कविता के जिस अंश की व्याख्या करूंगी उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारक मैं नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। तो आप चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लें। देखिए, उतर यानी उतरना, क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। बसंत एक ऋतु का नाम, रजनी रात्रि को कहा गया है। तारक मन तारों से युक्त, तारों से भरा। नव यानी नया, वेणी यानी चोटी,
केस या बाल की चोटी, बंधन यानी बंधा, शीश यानी सिर, शशि यानी चंद्रमा, नूतन यानी नया, रश्मि वलय यानी किरणों का घेरा, गोल कंगन सा जिसको कहते हैं वलय यानी गोल घेरा, सित मने श्वेत या सफ़ेद, घन यानी बादल या घना, अवगुंठन मने घूंघट, मुक्ताहाल यानी मोती, अभिराम मने सुंदर, चितवन मने अनुराग या प्रेम से देखना या अनुराग या प्रेमपूर्ण दृष्टि, पुलकना यानी आनंदित होना। अब चलिए मैं कविता की व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रसंग आप लोगों को समझा दूँ कि कवित्री ने यहाँ पर बसंतकालीन रात्रि का चित्र प्रस्तुत किया है और बसंतकालीन रात्रि यानी बसंत रजनी को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, यानी एक नायिका के रूप में, एक मानवी के रूप में। इसी कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी बसंत ऋतु की एक रात्रि का, बसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण किया गया है, उसे मानवी रूप में उपस्थित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो अब देखिए, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, तो कवित्री ने बसंतकालीन रात्रि का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बसंत काल की रात्रि कैसी होती है। आसमान साफ होता है, कहीं कहीं बादल होते हैं, आसमान में चांद खिला होता है, चांद एकदम स्वच्छ लगता है, आसमान तारों से भरा होता है और आसमान से क्या गिरते हैं, ओस की बूंदें गिरती है। तो ये प्रकृति का एक चित्र है जो हम लोग बसंत काल की रात्रि में देखते हैं। तो इसी का चित्रण महादेवी वर्मा जी ने एक नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में कैसे किया है, कितना मनमोहक चित्र उपस्थित किया है। अब देखिए, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, यानी कवित्री जी बसंत रजनी यानी बसंत काल की रात्रि, जिसे उसने एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, उससे कह रही है कि धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे, जल्दीबाजी में नहीं, धीरे धीरे क्षितिज से उतरो। क्षितिज यानी जहाँ आसमान और धरती मिल रहे हैं, वहाँ से तुम धीरे धीरे अपने धीरे कदमों से इस धरती पर आओ। तारक में नववेणी बंधन, और वो जो बसंतकालीन रात्रि जो एक नायिका के रूप में है, उसकी जो केस राशि है वो कैसी है, तारक में नववेणी बंधन। उसकी जो चोटी है, चोटी का रंग कैसा होता है, काला, तो जिसकी चोटी है उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं। यानी बसंत काल में हम लोग क्या देखते हैं, काले आसमान में असंख्य तारे झिलमिलाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री की ये कल्पना है कि बसंतकालीन रात्रि जो एक नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में आ रही है, उसकी जो चोटी है वो तारों से जड़ी हुई है। शीश फूल कर शशि का नूतन, इसके साथ ही साथ हम लोग बसंत ऋतु में क्या देखते हैं, आसमान में चांद खिला होता है। तो यहाँ कवित्री कल्पना करती है कि बसंतकालीन रात्रि जो एक स्त्री के रूप में आ रही है, उसके माथे पर, उसके सिर पर एक फूल जड़ा हुआ है। जैसे एक सुंदर स्त्री अपने केश राशि में क्या लगाती है, फूल लगाती है। तो यहाँ पर भी बसंतकालीन रात्रि जो एक नायिका के रूप में है, उसने अपने माथे पर एक फूल लगा रखा है। वो फूल किस चीज़ का है, चांद का फूल है। शीश फूल कर शशि का नूतन, नए चांद का, अर्थात आसमान में चांद खिला है ना, तो आसमान में जो चांद खिला है उसे देखकर कवित्री यह कल्पना करती है कि मानो बसंतकालीन रात्रि जो एक नायिका के रूप में है, उसने अपने केश राशि में चांद रूपी फूल को लगा के रखा है। रश्मि बलय सित घन अवगुंठन, अब देखिए, रश्मि बलय, चांद, चांद की किरणें कैसी होती, गोल गोल होती है ना, वह रश्मि बलय, किरणों का घेरा, वो क्या, गोल कंगन की तरह है। तो रश्मि बलय, सित मने सफ़ेद, चांद की जो किरणें हैं वो जो गोल गोल दिखाई दे रही है, उसका रंग कैसा है, सफ़ेद है। और क्या लग रहा है,
घन अवगुंठन, उसका बसंतकालीन रात्रि रूपी जो नायिका है उसने घूंघट ओढ़ा है। अवगुंठन मतलब घूंघट ओढ़ के रखा है। मुक्ताहाल अभिराम बिछा दे, और इतना सुंदर वातावरण है, बसंतकालीन रात्रि का इतना सुंदर चित्र महादेवी वर्मा जी ने उपस्थित किया है एक नायिका के रूप में, कि वो कहती हैं कि वे अपने चितवन से, यानी अपने अनुरागपूर्ण प्रेमपूर्ण दृष्टि से क्या करे, मुक्ताहाल अभिराम बिछा दे, सुंदर मोतियों को पूरी धरती पर बिछा दे। तो मुक्ताहाल यहाँ पर किस रूप में है? ओस की बूंद। रात्रि में जो ओस की बूंद गिरती है वो मानो मोती के समान है। तो महादेवी वर्मा जी यह निवेदन करती है कि हे बसंतकालीन रात्रि जो एक नायिका के रूप में है, वह अपने प्रेम पूर्ण दृष्टि से पूरे धरती पर ओस की बूंद रूपी मोतियों को बिछा दे, जो अत्यंत सुंदर हैं। पुलकती आ बसंत रजनी, और कवित्री कहती है कि इस प्रकार बसंतकालीन रात्रि तुम अत्यंत आनंद के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस धरती पर पुलकती हुई आओ। तो इस प्रकार यहाँ पर कवित्री ने बसंत ऋतु का एक मनमोहक, बसंत ऋतु की एक रात का बड़ा ही सुंदर मनमोहक चित्र उपस्थित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने धीरे धीरे उत्तर क्षितिज कविता के जिस अंश की व्याख्या प्रस्तुत की है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।